नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए महिला और पर्यवेक्षक परीक्षा हेतु लगातार एमसीक्यूज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत आज पुनः ये पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित 10वीं एमसीक्यू क्लासेस हैं। तो चलिए, समय कम है, बिना देरी के हम प्रैक्टिस करते हैं आज के हमारे 50 एमसीक्यूज। हमारा पहला प्रश्न है, संस्थागत प्रसव के लिए कितनी एनएनएम होम विजिट की आवश्यकता होती है? आपको इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ए 4, बी 3, सी 7 और डी 5। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 विजिट की कम से कम आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किशोरियां विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। तो किशोरियां विशेष रूप से किस चीज़ के प्रति संवेदनशील होती है बताना है। ऑप्शन ए प्रोटीन की कमी के प्रति, बी विटामिन B12 की कमी के प्रति, सी आयरन की कमी के प्रति और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज़्यादातर किशोरियां जो होती हैं वो आयरन की कमी के प्रति संवेदनशील होती हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन ए मछली, बी गाजर, सी मटर और डी कॉड लीवर तेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉड लीवर तेल विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र एक उपकेंद्र में कितनी आबादी को कवर करता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए 5000, बी 3000, सी 10,000 और डी 6000। तो इसमें पूछा है दोस्तों उपकेंद्र के विषय में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3000। एक उपकेंद्र जो पहाड़ी उपकेंद्र होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 तक की आबादी को कवर करता है। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों के बारे में अगर पूछता है तो उसमें भी 3000 तक की आबादी को कवर करता है। और मैदानी इलाके की अगर बात करें तो ये 5000 तक की आबादी को कवर करता है। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा नामक रोग से बचाव के लिए आहार में क्या शामिल करने की अनुशंसा की जाती है? ऑप्शन है ए मटर, बी मछली, सी खमीर, डी सोयाबीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खमीर। पेलाग्रा नामक बीमारी जो होती है उसके बचाव के लिए आहार में खमीर को शामिल करने के लिए कहा जाता है। पेलाग्री एक बीमारी है जो विटामिन B3 जिसे आप नियासिन के नाम से भी जानते हैं की कमी से होती है। इसमें त्वचा, पाचन और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है। तो आपको बताना है गर्भावस्था के जब पूर्ण गर्भावस्था हो जाता है महिला का वजन कितना बढ़ जाता है। ऑप्शन ए 20 किलोग्राम, बी 25 किलोग्राम, सी 12 किलोग्राम, डी 18 किलोग्राम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, 12 किलोग्राम। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में 12 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, नियासिन की कमी से होता है। आपको ऑप्शन है ए बेरी, सी स्कर्वी, बी स्कर्वी, सी पेलाग्रा और डी रतौंधी। तो कुछ देर पहले ही हमने सॉल्व किया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पेलाग्रा। नियासिन यानी विटामिन की कमी से आपको पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैदानी क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूछा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी को कवर करता है? ऑप्शन ए है 20,000, बी 10,000, सी 5,000 और डी 30,000 की आबादी को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैदानी क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो 30,000 तक की आबादी को कवर करता है। और यदि वहीं पे हम बात करें पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में तो 20,000 तक की आबादी को एक PHC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कवर करता है। इससे पहले हमने उपकेंद्र के विषय में बात की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, उपकेंद्र का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए एक पुरुष और एक महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्ता, बी 2 पुरुष और बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्ता, सी 2 महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्ता और डी 1 महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्ता। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 पुरुष और 1 महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्ता के द्वारा उपकेंद्र का प्रबंधन होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का टीम लीडर कौन होता है? ऑप्शन ए चिकित्सा अधिकारी, बी नर्सिंग प्रभारी, सी स्वच्छता निरीक्षक, डी पुरुष नर्स और ग्रेड 2 का व्यक्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो टीम लीडर होता है एक चिकित्सा अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी वैक्सीन बैक्टीरिया या वायरस को मारकर बनाई जाती है? ऑप्शन दिया है ए हैजा, बी BCG, सी पर्टुसिस और डी टेटनस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BCG।
बीसीजी को छोड़कर हैजा, पर्टुसिस और टेटनस, ये जो तीनों बीमारियां होती है, इनके जितने भी वैक्सीन्स बनते हैं, ये वैक्सीन्स बैक्टीरिया वायरस को मारकर बनाए जाते हैं। बीसीजी यहाँ पे बैसिलस कैलुमेट गुएनिन होता है। ये एक टीका है जिससे शिशु और बच्चों को टीबी की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। टीबी रोग की सुरक्षा के लिए लगता है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशुओं का कम वजन वयस्कता में किस बीमारी से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए टाइप 2 मधुमेह, बी उच्च रक्तचाप, सी कोरोनरी हृदय रोग और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जन्म के समय यदि शिशुओं का कम वजन होता है तो वयस्कता के समय उन्हें टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कोरोनरी हृदय रोग हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए की पहली खुराक के साथ दी जाती है। ऑप्शन ए MMR, दूसरा है खसरा, सी है DPT और डी है OPV। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन ए की पहली खुराक के साथ में खसरा के साथ में दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित खसरा का टीके के साथ में दी जाती है, इसमें ये हो जाएगा, खसरा के टीके के साथ में विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिए हैं, ए है रक्त का थक्का जमना, बी मांसपेशियों में संकुचन, सी इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत आएगा। कैल्शियम की आवश्यकता होती है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, मांसपेशियों में संकुचन के समय में, और इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग के लिए भी जरूरी होता है। तो कैल्शियम का ये तीनों चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस दिवस को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 16 जून, बी 16 दिसंबर, सी इसमें 16 जनवरी और डी है 24 अक्टूबर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने की शुरुआत की अगर बात करें तो 1985 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, PHC स्तर पर वैक्सीन का भंडारण होता है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए ठंडे कमरे में, बी ILR में, सी वैक्सीन वाहक में और डी कोल्ड बॉक्स में। तो इसमें पूछा है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं तो उस स्तर पर वैक्सीन का भंडारण कैसे किया जाता है? तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा ILR यानी इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्ड, और छोटा सा उपकरण है जिसके अंदर वैक्सीन का भंडारण किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिकतम प्रभावकारी टीका है। ऑप्शन ए BCG, बी OPV, सी खसरा और डी रूबेला। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूबेला जो है वो अधिकतम प्रभावकारी टीका है। अगला प्रश्न है, लीवर कैंसर की रोकथाम के लिए नर्स को कौन सा टीका सुझाना चाहिए? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए का टीका, बी वेरिसेला वैक्सीन, सी हेपेटाइटिस बी का टीका और डी मेनिंगोकोकल वैक्सीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर लीवर कैंसर हो रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए नर्स को हेपेटाइटिस बी का टीका का सुझाव देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा टीका गर्भावस्था में नियमित रूप से दिया जाता है? ऑप्शन से, ए ओरल पोलियो, बी इन्फ्लुएंजा, सी रेबीज और डी टेटनस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टेटनस का टीका। जो टेटनस का टीका होता है उसे गर्भावस्था में नियमित रूप से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ICMR 2020 की रिपोर्ट प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां ग्रहण करने की अनुशंसा करती है? तो ऑप्शन दिया है, ए 100 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 150 ग्राम और डी है 120 ग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150 ग्राम यानी 150 ग्राम के लगभग जो है प्रत्येक गर्भवती को हरी पत्तेदार सब्जियां का रोज सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल द्रव्यमान का कितने प्रतिशत भाग जल का होता है? ऑप्शन इसमें है, ए लगभग 70%, बी लगभग 40%, सी लगभग 80% और डी लगभग 33%। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 70% जल हमारे शरीर में होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्वों का युग्म है। ऑप्शन दिया है, ए खनिज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन,
सी खनिज, प्रोटीन और विटामिन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व का युग्म पूछा है। सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होते हैं ये तीनों ही ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं विकास से संबंधित पोषक तत्व है। ऑप्शन दिया है ए आयोडीन, बी सल्फर, सी मैग्नीशियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं विकास से संबंधित पोषक तत्व है आयोडीन। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है। ऑप्शन ए क्वासिओरकर, बी क्रेटिनिज्म, सी हाशीमोटो और डी घेंगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्वासिओरकर। क्वासिओरकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्रेटिनिज्म, हाशीमोटो और घेंगा ये तीनों आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में डायरिया नामक रोग किस विषाणु से होता है। ऑप्शन दिया है ए रोटा वायरस, बी पोलियो वायरस, सी जीका वायरस और डी कोरोना वायरस। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोटा वायरस। बच्चों में डायरिया नामक जो रोग होता है रोटा वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, ट्यूबरक्लोसिस के उपचार का लक्ष्य है। ऑप्शन ए उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना, बी पुनरावृत्ति न्यूनतम करना, सी औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनरावृत्ति न्यूनतम करना ट्यूबरक्लोसिस के उपचार के लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ICMR 2020 के अनुसार नवजात शिशुओं यानी कि 0 से 6 माह तक के बच्चे जो होते हैं उनके लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर भार की मात्रा है। ऑप्शन ए 90 किलो कैलोरी, बी 120 किलो कैलोरी, सी 108 किलो कैलोरी और डी 100 किलो कैलोरी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 90 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुरक्षित गर्भधारण के लिए एक महिला का उपयुक्त वजन कितना होना चाहिए। ऑप्शन है ए 60 किलोग्राम, बी 55 किलोग्राम, सी 40 किलोग्राम और डी 50 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 55 किलोग्राम। अगर सुरक्षित गर्भधारण करना चाहती है महिला तो लगभग उसका वजन जो होगा वो 55 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना JSY का लक्ष्य को घटाना है। तो JSY जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य किस चीज़ को घटाना है बताना है आपको। ऑप्शन ए मातृ मृत्यु दर, बी नवजात शिशुओं की मृत्यु, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, यानी जननी सुरक्षा योजना जो कि शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को घटाना और नवजात शिशुओं की मृत्यु को घटाना। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए विटामिन ए का क्या महत्व है। ऑप्शन है ए स्कर्वी रोग से बचाने में, बी बेरी रोग से बचाने में, सी शारीरिक क्रियाओं को सुचारू संचालन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए विटामिन ए का महत्व है शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों में निमोनिया रोग किस कारण से हो जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण, बी डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के कारण, सी न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के कारण और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी बच्चों में जो निमोनिया रोग होता है वो जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस और न्यूमोकोकस इन तीनों के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को प्रतिदिन फोलिक एसिड की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। ऑप्शन ए 300 माइक्रोग्राम, बी 200 माइक्रोग्राम, सी 570 माइक्रोग्राम और डी 100 माइक्रोग्राम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 570 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड की मात्रा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विटामिन ए की न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोध कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस वर्ष से किया जा रहा है। तो विटामिन ए की न्यूनता को कम करने के लिए भारत सरकार का कार्यक्रम कब से चालू है बताना है। ऑप्शन ए वर्ष 1970, बी वर्ष 1962, सी वर्ष 1967 में और डी है वर्ष 1957 में। सही उत्तर है दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1970 से ही भारत सरकार विटामिन ए की न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोध कार्यक्रम चला रही है। अगला प्रश्न है,
पीलिया मनुष्य के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी गुर्दे और डी यकृत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यकृत। पीलिया मनुष्य के यकृत को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन का पाचन कितने चरणों में पूर्ण होता है? ऑप्शन दिया है ए 6 चरण, बी 4 चरण, सी 3 चरण और डी 5 चरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 चरणों में पूर्ण होता है। 5 चरणों में इसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, अनुकूलता और बहिक्षेपण आता है। तो ये 5 चरणों में मनुष्य में भोजन का पाचन होता है। यहाँ अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन जब हम अंदर लेते हैं, भोजन करते हैं, तो वह अंतर्ग्रहण कहलाता है। अगला प्रश्न है, MMR वैक्सीन निम्न में से किस रोग से सुरक्षा देती है? आपको ऑप्शन दिए हैं ए खसरा, बी कर्णमूल शोथ या जिसे गलसुआ भी कहते हैं, और सी रूबेला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है इसमें उपरोक्त सभी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। MMR जो वैक्सीन होता है खसरा, कर्णमूल शोथ, गलसुआ या फिर रूबोला, ये तीनों के लिए ही लगाया जाता है। तो इसमें मीजल्स, मम्स और रूबेला के नाम से भी इन्हें जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विकासशील भ्रूण में कौन सा अंग पहले विकसित होता है? ऑप्शन ए हृदय, बी त्वचा, सी नेत्र और डी जिगर। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकासशील भ्रूण में सर्वप्रथम हृदय का विकास होता है। अगला प्रश्न है, रेबीज नामक रोग किस वायरस के कारण फैलता है? इसमें ऑप्शंस हैं ए मोरबिली वायरस, बी वेरिसोला वायरस, सी रेब्डो वायरस और डी एंटेरो वायरस। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेब्डो वायरस। रेबीज नामक जो रोग होता है रेब्डो वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, ICDS योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा है। ऑप्शन है ए 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, बी 20 ग्राम, सी 12 से 15 ग्राम प्रोटीन और डी है 34 से 45 ग्राम प्रोटीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ICDS योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा 12 से 15 ग्राम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड नहीं है? ऑप्शन ए है हिपेरिन, बी काइटिन, सी पैक्टिन और डी सुक्रोज। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। सुक्रोज जो है वो एक पॉलीसेकेराइड नहीं है। सुक्रोज एक ऑलिगोसेकेराइड है और सुक्रोज में 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ होती है। जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं उसमें 10 या उससे ज़्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं। इसमें हिपेरिन, काइटिन, पैक्टिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त एवं हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम निम्न में से किस में देखे जाते हैं? ऑप्शन ए बच्चों में, बी किशोरियों में, सी महिलाओं में और डी उपरोक्त सभी में। तो सही है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें बच्चों में, किशोरियों में और महिलाओं में रक्त एवं हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निमोनिया से बच्चों का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन है ए यकृत, बी हृदय, सी फेफड़े और डी किडनी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है फेफड़े। निमोनिया से बच्चों के जो फेफड़े होते हैं वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमुक्त का लक्षण है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं ए BAD, बी क्वासिओरकर, सी मेरास्मस और डी PEM। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वासिओरकर। क्वासिओरकर एक बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है। इसमें जो चेहरा होता है वो चांद जैसा टेढ़ा हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिकन पॉक्स रोग के उपचार हेतु किस टीके को प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है OPV टीका, बी वेरिसेला टीका, सी काली खांसी टीका और डी IPV टीका। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेरिसेला टीका। चिकन पॉक्स रोग के उपचार के लिए वेरिसेला टीका लगता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण क्या है? ऑप्शन ए मॉर्निंग सिकनेस, बी विभिन्न खाद्य पदार्थों को खाने की रुचि, सी पीरियड का बंद हो जाना और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गर्भावस्था के जो शुरुआती लक्षण है उसमें मॉर्निंग सिकनेस रहती है, साथ ही विभिन्न खाद्य पदार्थों को खाने में रुचि जाग जाती है और पीरियड बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ANM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए एसोसिएट नर्सिंग मेंबर, बी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, सी एक्सेप्टेड नर्सिंग मिडवाइफ और डी है ऑक्सिलरी नर्स मेंबर।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ANM का पूर्ण रूप होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। अगला प्रश्न है, ICMR के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम आयरन ग्रहण करना चाहिए? ऑप्शन ए है 24 मिलीग्राम, बी 38 मिलीग्राम, सी 40 मिलीग्राम और डी 32 मिलीग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 40 मिलीग्राम। भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान परिषद, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च बोलते हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन कम से कम 40 मिलीग्राम आयरन ग्रहण करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आहार नियोजन के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन ए रुचि अनुसार खाद्य समूहों का चुनाव, बी बजट के अनुसार खाद्य पदार्थों का क्रय, सी समय एवं स्थान के अनुरूप खाद्य पदार्थों का चयन और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी आहार नियोजन का उद्देश्य होता है रुचि अनुसार खाद्य समूह का चुनाव करना, अपने बजट के अनुसार खाद्य पदार्थों को खरीदना और समय एवं स्थान के अनुरूप खाद्य पदार्थों का चयन करना। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है। तो नवजात शिशु में डीपीटी कहाँ लग सकता है बताना है आपको। ए डेल्टाइड पेशी में, बी ग्लूटियल पेशी में, सी अग्रबाहु में और डी है बाई मध्य जांघ का पार्श्व भाग में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नवजात शिशु में जो डीपीटी का टीका लगता है वो बाई मध्य जांघ के पार्श्व भाग में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंख अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन दिया है 1 जनवरी 2020, बी 5 मई 2021, सी 24 जनवरी 2021 और डी 2 फरवरी 2020। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 जनवरी 2021। तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 24 जनवरी 2021 को, उस समय पंख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा था मध्य प्रदेश सरकार ने, उसी दौरान पंख अभियान लाया था। यहाँ पंख का उद्देश्य जो है जितनी भी किशोरियाँ होती हैं उनकी सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, उन्हें जानकारी देना और उनके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ध्यान रखना, इन सब के ऊपर फोकस करना था। तो पंख अभियान का जो आरंभिक वर्ष है वो याद रखेंगे 2021, 24 जनवरी 2021 से आरंभ हुआ है। तो दोस्तों ये आज का हमारा 50वां और अंतिम MCQ था। इसी तरह के प्रश्नों को आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अन्य विषयों पर भी हम आपके लिए MCQs लेके आए हैं, उन्हें भी आप विजिट करें और अपनी तैयारी को लगातार बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।